नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और इस वक्त में हम उन तमाम खबरों को समेटकर आपके पास लेकर आते हैं जिनके बारे में जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा होती है। तो ऐसी ही खबरों को समेटकर आपके सामने लेकर आए हैं और जानेंगे कि क्या है इन खबरों के पीछे का एजेंडा, आखिर क्या है इन खबरों के मायने। बात करेंगे कि किस तरह से छठे और सातवें दौर के लिए चुनाव प्रचार शबाब पर चल रहा है और क्या कुछ है नेताओं के बीच के जुबानी जंग, क्या है उन जंग के मायने। साथ ही साथ बात करेंगे दिल्ली के सियासत की कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल न सिर्फ अब शराब घोटाले में बल्कि फॉरेन फंडिंग के मामले में भी उनके ऊपर तलवार लटकती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर। और भी तमाम मामले होंगे सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धुआंधार रैलियां, पूर्वी चंपारण और यूपी के महाराजगंज में जनसभा में पीएम ने भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर विपक्षी दलों पर साधा निशाना। कहा 4 जून को इंडी वालों के इरादों पर होगा सबसे बड़ा प्रहार। वाराणसी स्थित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में मातृशक्ति सम्मेलन में लेंगे भाग। भाजपा के दिग्गज नेता जमकर कर रहे हैं चुनाव प्रचार। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरियाणा के रोहतक में किया रोड शो। अमित शाह ने ओडिशा के संबलपुर में किया प्रचार। राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का ओडिशा, यूपी, हरियाणा और दिल्ली में प्रचार। चुनाव प्रचार में विपक्ष ने भी झोंकी पूरी ताकत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, मायावती और तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के तमाम बड़े नेता कर रहे हैं धुआंधार प्रचार। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें नहीं हो रही हैं कम। दिल्ली शराब नीति मामले में कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को नहीं दी राहत। न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ी। स्वाति मालीवाल पिटाई कांड में जांच के दिए एसआईटी के गठन का आदेश। तो वही फॉरेन फंडिंग मामले में भी घिरी आप, ईडी ने बताया पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन का उल्लंघन। और लोकसभा चुनाव के बीच पंजाब में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। जालंधर कैंट में पूर्व विधायक जगवीर सिंह बराड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल। मोदी सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर थामा बीजेपी का दामन। तो सबसे पहले बात करेंगे छठे और सातवें चरण के चुनाव प्रचार की। किस तरह से चुनाव प्रचार जारी है और किस तरह से कल 5वें चरण का मतदान हुआ। जम्मू कश्मीर में किस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़कर इस मतदान में हिस्सा लिया, इसकी भी बात करेंगे और बताएंगे कि कहां कहां पर राजनीतिक दल अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। छठे और सातवें चरण के लिए राजनीतिक दलों का धुआंधार प्रचार जारी है। एनडीए की ओर से पीएम मोदी का धारदार प्रचार जारी है और एनडीए की ओर से पीएम मोदी स्टार प्रचारक हैं। यूपी और बिहार में आज उनकी रैलियां हैं। बिहार के पूर्वी चंपारण, यूपी में महाराजगंज और प्रयागराज में पीएम की जनसभाएं हैं। पीएम वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में एक सम्मेलन होगा, महिला सम्मेलन, मातृशक्ति सम्मेलन जिसका नाम दिया गया है, उसमें भी हिस्सा लेंगे पीएम। और पीएम ने भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। वोटिंग परसेंटेज को लेकर कश्मीर से एक नई शुरुआत हुई है और इसको लेकर प्रधानमंत्री ने भी खुशी जताई है। बारामूला में हुई बम्पर पोलिंग पर को पीएम ने लोकतंत्र की जीत बताया है और जिस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है उस पर खुशी जताई है। बीजेपी के दूसरे दिग्गज नेता भी चुनाव प्रचार में लगातार जुटे हुए हैं। राजनाथ सिंह की झारखंड और हरियाणा में चुनावी रैलियां हैं। इसके साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ की बस्ती में चुनावी सभा है। दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा वो भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं चुनाव प्रचार में विपक्ष ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है छठे और सातवें चरण के चुनाव प्रचार के लिए। विपक्षी गठबंधन के नेता लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हरियाणा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। 2 चुनाव रैलियां आज मल्लिकार्जुन खड़गे की हरियाणा में होनी है। इसके साथ ही साथ राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जमशेदपुर में कर रहे हैं विपक्षी गठबंधन का चुनाव प्रचार। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल, प्रियंका गांधी और डिंपल यादव प्रयागराज में संयुक्त रोड शो करेंगे। इसके साथ ही साथ विपक्ष के तमाम बड़े नेता धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। अपने अपने राज्यों में विपक्षी गठबंधन के नेता लगातार प्रचार कर रहे हैं। छठे और 7वें चरण के लिए राजनीतिक दलों का धुआंधार प्रचार जारी है। और बारामूला में रिकॉर्ड मतदान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के मतदाताओं को बधाई दी है और अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर उन्होंने लिखा कि बारामूला की मेरी बहनों और भाइयों को लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए बधाई। तो प्रधानमंत्री ने बारामूला के लोगों को बधाई दी है और कहा है कि इस तरह की सक्रिय भागीदारी एक अच्छा चलन है। और एक चुनावी जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन के लोग युवाओं के बारे में सही ढंग से नहीं सोचते। उनकी सोच युवाओं को लेकर ठीक और अच्छी नहीं है। मैं इंडी गठबंधन वालों से पूछता हूं, भैया बताओ, अरे तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड क्या है? जो लोग नौकरी के बदले जमीन अपने नाम लिखवा ले, वो युवाओं के बारे में सोच सकते हैं क्या? वो युवाओं का भविष्य बना सकते हैं क्या? जिनके जंगल राज में सिर्फ बम बारूद और कट्टों का कारोबार फला फूला, जिनके जंगल राज में भूमाफियाई फले फूले, जिन्होंने बिहार को अपहरण और फिरौती की इंडस्ट्री दी, जो कभी बिहार बड़ा नहीं कर सकते। नीतीश जी ने जिस मेहनत से बिहार को उन स्थितियों से बाहर निकाला है, वो बहुत सराहनीय है। आज हमारे मित्र सुशील मोदी जी हमारे बीच नहीं है। इतिहास जब अवलोकन करेगा तो नीतीश जी और सुशील जी का नाम जंगल राज को समाप्त करने वालों में गिना जाएगा। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धीरज बिहार से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ शब्बीर डार श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से चल रहा है चुनाव प्रचार। और जब हम शब्बीर के पास आएंगे तो चुनाव किस तरह से जम्मू कश्मीर में क्या है मतदान के मायने, ये भी समझेंगे। धीरज, आपके पास पहले आते हैं और जानने समझने की कोशिश करेंगे चुनाव प्रचार के बारे में। जो ग्राउंड जीरो से आप रिपोर्ट तो देंगे ही, साथ बताइए कि 5वें चरण का मतदान अब समाप्त हुआ है, छठे और 7वें चरण का मतदान रह गया है। क्या सोचती है जनता? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। कल मुजफ्फरपुर से समेत जो 5 लोकसभा सीट जो थी, मुजफ्फरपुर, सारण, सीतामढ़ी, हाजीपुर, इन तमाम जो 5 लोकसभा सीटों पर मतदान का कार्य जो है वो पूरा हुआ है। और जिस प्रकार से सारण में जो आज जो घटना हुई है, और ये कल की घटना है कि कल शाम के 5:30 बजे जो भिखारी ठाकुर जो चौक है, भिखारी ठाकुर चौक के पास का एक बूथ है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भिखारी ठाकुर चौक के पास आरजेडी का कार्यालय भी है। तो उसी आसपास में जो शाम के 5:30 बजे रोहिणी आचार्य, जो कि राजद की प्रत्याशी और लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, वो एक मतदान केंद्र जिसकी संख्या 318 है वहां तक पहुंचती है। और वहां पर पहुंचने के बाद जो कुछ स्थानीय लोग हैं, स्थानीय युवा से उनकी बातचीत होती है। और इस बातचीत में दोनों तरफ से तनातनी होती है और तनातनी की जो स्थिति को भांपकर रोहिणी आचार्य वहां से निकल लेती है। लेकिन युवाओं में, स्थानीय लोगों में उबाल बना ही रहता है, जिसकी परिणति आज भिखारी चौक से सुनने को मिला कि वहां की आज गोलीबारी हुई है। और उस गोलीबारी में एक जो युवक है चंदन जाजब, उसकी मौत हो गई है और 2 युवा जो हैं वो भर्ती हैं। तो बिहार में इस तरीके से
जो भड़काऊ सियासत, जैसा कि प्रधानमंत्री बार बार अपनी रैलियों में कह रहे हैं कि जो 5वें चरण तक आते आते ईडी गठबंधन जो है वो परास्त हो गई है, पस्त हो गई है। जैसा कि आज आपने जिक्र किया प्रधानमंत्री की रैली का, आज जो आपने स्पीच सुनाया, उसके मुताबिक प्रधानमंत्री अब ये कह रहे हैं कि 5वें चरण के चुनाव जाते जाते ईडी गठबंधन पस्त हो चुकी है और एनडीए गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में है। तो जो 5वें चरण के बाद जो बीजेपी सरकार बनाने की जो स्थिति है, उस स्थिति के बाद विपक्ष के नेताओं में एक प्रकार की जो खलबली है वो मची हुई है। उनको लगता है कि इस बार भी जो सत्ता का सिंहासन का जो रास्ता है वो छूटता दिख रहा है और जिसकी परिणति हिंसा में दिख रही है। जी ठीक है, ये तो 4 जून को पता चलेगा कि आखिर किसको कितने मत मिले हैं और किसको जीत मिलती है। फिलहाल शब्बीर डार के पास जाते हैं और शब्बीर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कितना उत्साहित है जम्मू कश्मीर इस मतदान को लेकर। कल जिस तरह से बारामूला में हुआ, एक बानगी देखने को मिली, क्या बताएंगे आप हमें, क्या जानकारी देंगे वहां से? अभी तक जो कश्मीर खास तौर पर 2 चरण के पोलिंग हुई है, पहले श्रीनगर में हो, यहाँ भी रिकॉर्ड परसेंटेज वोटिंग हुई और कल जो खास तौर पर बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग एक टर्न ओवर रहा है और उसमें जो हमने देखा है कि आम लोगों का, खासतौर बुजुर्ग और जो पहली बार वोटिंग कर रहे हैं युवा, खासतौर वो औरतें हो या मर्द हो, उनमें जो उत्साह था, उनमें जो जोश था डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अपना भागीदारी निभाने का, वो एक एग्जाम्पलरी मिसाल ही था। और खासतौर जो आज प्राइम मिनिस्टर ने भी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी इन लोगों को शाबाश दिया और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी कहा कि लोगों को शुक्रिया किया कि जो जिस तादाद में, जिस नंबर में लोग बाहर आए हैं और जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अपना एतमाद जताया है और वो एक तौर पर यहाँ के तामीर तरक्की के लिए एक अहम है। और जिस तौर यहाँ पे हमने देखा था कि बीते इलेक्शनों में उन ऐसे भी आके थे, लोग थे जो इस वोटिंग प्रोसेस से दूर रहते थे, लेकिन आज जो हमने देखा कि वो लोग जो ट्रेडिशनली वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा लेते थे और वो लोग जो बाइकाट की पॉलिटिक्स के पालन करते थे, आज वो भी सारा बाइकाट और जो वायलेंस छोड़ के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अपना हिस्सा ले रहे हैं। ये जाहिर तौर पर एक डेमोक्रेसी के लिए एक जीत है, लेकिन लोगों की जो उत्साह है, लोगों की जो जोश है, लोगों का जो भरोसा है, एतमाद है डेमोक्रेसी पे, उसकी भी जीत है। और हमने देखा है कि 2019 के बाद जिस तरह कश्मीर बदला है, जो यहाँ पे हालात बने हैं सिक्योरिटी के हवाले से या ओवरऑल डेवलपमेंट के हवाले से, लोगों ने जो देखा है कि वायलेंस या किसी और तरीके से वो हासिल नहीं कर सकते हैं जो हम जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस या इलेक्शन में हिस्सा लेने, या जो प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लेने से ले सकते हैं। ये एक ज़ाती तौर पर जो बड़ा टर्नआउट है, ये इन्हीं चीज़ों की जीत है कि डेमोक्रेसी पे या कॉन्स्टिट्यूशन पे जो लोगों का एतमाद है, या जिन लोगों को चाहिए कि बाकी तरीकों से दूर रह के डेमोक्रेटिक प्रोसेस से अपने जो जितने भी मसाइल है उनका हल हो, उन्हीं की जीत है, उन्हीं वैल्यूज की जीत है ये। जी, निश्चित तौर पर उनकी जीत है, लोकतंत्र की जीत है, लोगों की जीत है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए शब्बीर आपका और धीरज आपका। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। हर घर पाइप से पहुंचाएंगे सस्ती गैस, ये है मोदी की गारंटी। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे कि एजेंडे वाली सियासत के क्या मायने हैं और उसके क्या परिणाम हैं। आखिर क्या है ये एजेंडे वाली सियासत और किस तरह से उसके परिणाम सामने आ रहे हैं, किस तरह से वो सियासत जो है वो बूमरैंग हो रही है कहीं ना कहीं आपस में, जिसको कहते हैं कि बैकफायर हो रही है, ये भी देखने की जरूरत है और क्या उसके परिणाम होंगे ये समझने की जरूरत है। बीजेपी के विकसित भारत का संकल्प वाले प्रचार अभियान और कांग्रेस में संविधान खतरे वाले एजेंडे का असर अब दिखने लगा है। इंडिया गठबंधन ने बीजेपी के आक्रामक प्रचार के बदले आरक्षण खतरे में, लोकतंत्र खतरे में का प्रचार चलाया था। पीएम मोदी ने विपक्ष को सफाई देने के लिए लेकिन इस पूरे प्रकरण पर मजबूर कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि हमने शहजादे का पुराना वीडियो देखा है और पीएम मोदी ने कहा कि शहजादे खुद बोल रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण दो। इस वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वीडियो में वो खुद मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी दिखा रहे हैं कि संविधान की कॉपी और वो कहते हैं कि संविधान नहीं बचेगा, ऐसा वो अपनी तमाम जनसभाओं में करते हैं। इंडिया गठबंधन, मोदी सरकार अगर सत्ता में आई तो लोकतंत्र नहीं बचेगा, ये कहना है इंडिया गठबंधन का, लोकतंत्र नहीं बचेगा। और इस नैरेटिव को, इस एजेंडे को वो लगातार चला रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जब देश में इमरजेंसी लगी तब क्या उस वक्त किसकी सरकार थी, तब क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ा था? यदि संविधान में धारा 370 सही थी तो उसे पूरे देश में लागू क्यों नहीं किया गया? ये सवाल प्रधानमंत्री अपनी जनसभाओं में पूछते हैं और इंडिया गठबंधन के लोगों से पूछते हैं। 400 पार के बहुमत का दुरुपयोग, उन्होंने कहा कि 400 पार के बहुमत का दुरुपयोग लोगों ने राजीव गांधी के दौर में देखा था, जब शाहबानो मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटकर मुस्लिम पर्सनल लॉ को प्रमुखता दी गई थी। पीएम ने कहा कि लोगों का उत्साह दिख रहा है और विपक्ष की करारी हार तय है। पीएम ने कहा कि 5वें चरण तक विपक्ष पूरी तरह से पस्त हो चुका है। साथ ही साथ पीएम ने कहा कि जो विपक्ष की राजनीति है वो साफ दिख रही है। क्या विपक्ष की परसेप्शन वाली राजनीति लोगों के बीच पहुंच नहीं पाई है? कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक प्रेम बहस में आ गया। कर्नाटक में मुस्लिमों के सभी जातियों को आरक्षण की कवायद की। ये कांग्रेस की तरफ से मुस्लिमों की सभी जातियों को आरक्षण की कवायद की गई। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान कि संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, ये आप सभी को याद होगा। और इसका क्या कुछ असर रहा, इससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इस बयान के दरअसल क्या मायने थे। और सत्ता में आने के लिए हर दल अपनी अपनी जीत का दावा करता है, लेकिन एनडीए के 400 पार के दावे के विपरीत इंडी गठबंधन अभी तक अपना दावा, उसने अपना कुछ भी नहीं किया कि उसको कितनी सीटें मिलेंगी। तो यह भी एक बड़ा सवाल है। तो इस पूरे एजेंडे पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं और एक सवाल यह भी उठ रहा है कि लगातार जो विपक्षी गठबंधन है वो बार बार ये कह रहा है, वो बार बार इस बात को कह रहा है कि कहीं से भी विपक्षी गठबंधन बार बार इस बात को कह रहा है कि वो कितनी सीटें मिलेंगी बीजेपी को, कितनी सीटें मिलेंगी एनडीए को, उस पर सवाल उठा रहा है, लेकिन उनको कितनी सीटें मिलेंगी वो ये बताने को तैयार नहीं है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरक्षण को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा और अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है। पीएम ने कहा कि किसी को भी बाबा साहब के संविधान को कुचलने नहीं देंगे। आरक्षण की बात उठाई, मुख्यमंत्री 3 बार मुख्यमंत्री बने, एक बार आरक्षण के बारे में नहीं बोला। प्रेस ने उनसे पूछा, भैया आरक्षण के बारे में क्या सोचते हो? सन्नाटा, जैसे अभी छाया हुआ है सन्नाटा। 2-3 बार पूछा, सन्नाटा। फिर कांग्रेस पार्टी करती है, मनमोहन सिंह जी खड़े होते कहते भैया करना है, हम देंगे, मुसलमान भाइयों को आरक्षण देंगे, शामिल करेंगे इनको। ये वीडियो 11-12 साल पुराना है। ये कांग्रेस के शहजादे का वीडियो है। इस वीडियो में कांग्रेस के शहजादे खुलेआम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को आरक्षण देगी। एक तरफ उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह
ये बार बार कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है और दूसरी तरफ रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे शहजादे का ताल ठोक कर ये कहना कि कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देगी, यही कांग्रेस की सच्चाई है जिसे कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम ने बरसों तक देशवासियों के सामने आने नहीं दिया। और आजकल मैं हर दिन उनका एक कच्चा चिट्ठा सबूतों के साथ खोल रहा हूं कि कितने घोर कम्युनल है, ये कितने घोर बिन सांप्रदायिकता के विरोधी है। ये 100% सांप्रदायिक लोग हैं। कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देगी और वो भी SC, ST, OBC का आरक्षण छीन करके लूट लेंगे आपका अधिकार। 24 के इस चुनाव में मोदी ने कांग्रेस की इस मुस्लिम लीगी सोच का नकाब उतार दिया है, पर्दाफाश कर दिया है। तो ये था प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर राहुल गांधी की एक पुरानी वीडियो दिखाया और किस तरह से वो मुस्लिम आरक्षण की मांग करते हुए दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब वो सत्ता में आएंगे तो मुस्लिम आरक्षण लागू करेंगे। और क्या कुछ कहा आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने एक वक्त में, वो भी आपको दिखाते हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को, हो रहा रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को, हो रहा। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका हम परिचय करा दें। हमारे साथ राहुल लाल जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और विजय शर्मा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और विनोद मिश्रा हमारे सलाहकार संपादक, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, ये आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि ये जो एक पूरे चुनाव में जब बात विकास की हुई, जैसे एक शुरुआत होती तो सभी कहते हैं कि विकास की बात करते हैं और इस तरह की बातें आती हैं सामने कि कहीं भी जब बातें इस तरह की सामने आती हैं और ये होता है कि, मैं एक बार फिर से अपनी बात कहता हूं कि जब चुनाव आता है और तब ये कहा जाता है कि जो पूरा इलेक्शन का एजेंडा है वो विकास के इर्द गिर्द चलेगा, लेकिन जैसे जैसे चुनाव चढ़ता है वैसे वैसे तमाम दूसरी बातें आने लगती हैं। ये जो चुनाव में आया, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, इस एजेंडे को किस तरह से देखते हैं और ये पूरा मामला आखिर आया कहां से? निखिल, आप कहें तो इस बार का जो चुनाव है उसकी एक खासियत अगर आप ये देखें, आरोप प्रत्यारोप तो पॉलिटिकल पार्टीज के चुनाव मैदान में जब वो पब्लिक के बीच में जाते हैं तो ये आम बात है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस बार जो डुप्लीकेसी है पॉलिटिक्स में, उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक तरह से एक्सपोज किया है। वो एक्सपोज इस तरह से किया है कि आप एक तरफ तो सेकुलरिज्म का नाम लेते हैं और सेकुलरिज्म को एक तरह से आप संविधान की थाती बताते हैं, और दूसरी तरफ आपका जो एक्शन होता है वो एक्शन, वो लोग उसको, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे थे, वो सीधे सीधे ये बात कह रहे थे कि एक इकोसिस्टम भी है यहाँ, जो उस सिस्टम में इस बात को कभी लोगों के सामने में आने नहीं दिया। हर बात को एक तरह से उसके सेकुलरिज्म के नाम पे उसको किस तरह से ये खेल खेला जा रहा था कि आज आप ये देखिए कि शायद लोगों के इस दिमाग में, हमारे जनरेशन के लोग या उसके बाद की जो पीढ़ी है उसके दिमाग में, जहन में ये बात नहीं होगी कि मनमोहन सिंह ने क्यों कहा था कि मुसलमानों का, देश के संसाधनों पे सबसे पहला हक मुसलमानों का होगा। क्यों राहुल गांधी ने 10-11 साल पहले अपने इस मीटिंग में, जो इंटेलेक्चुअल्स की मीटिंग थी, उसमें कह रहे थे कि कोई नहीं आज तक दिला पाया मुसलमानों को आरक्षण, ये हम देंगे। और कैसे ये कर्नाटक में आप ये देखिए कि सारे मुस्लिम जातियों को ओबीसी के साथ कैटेगरी में डाल के उनको आरक्षण दिया जाने लगा, कैसे केरल में ये आरक्षण दिया जाने लगा, कैसे वेस्ट बंगाल में दिया जाने लगा। तो ये हम लोग कभी इस चीज को, कभी मीडिया में इस तरह की चर्चा नहीं हुई,
ये इस देश में इस इलेक्शन ने एक ये कमाल का काम किया है कि जब आपने संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में का नैरेटिव किया, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आपके इस सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के इस इमेज को एक तरह से उन्होंने जनता के बीच में ला दिया है कि संविधान खतरे में किस वजह से हुई है। ये चीजें लोगों के सामने में अब है कि क्या आप जिस बात के लिए आरक्षण कर रहे हैं, जो संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात नहीं है, फिर भी अगर आप बैकडोर से इस आरक्षण की बात करते हैं तो क्या संविधान खतरे में नहीं आती? ठीक है। और ये सारे चीज करने के बाद निखिल, मैं सबसे एक लास्ट लाइन इसमें जोड़ता हूं कि जो त्रासदी है वो देखिए कि 5वें चरण के मतदान होने के बाद हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, जो स्वाभाविक है। लेकिन उस जीत के साथ में अगर हम ये देखें कि कौन सा ये दावा उनका कितना परफेक्ट और लोगों के बीच में किस तरह से, आज अभी देखिए कि आजमगढ़ में अखिलेश जी के रैली में जिस तरह से वहां कार्यकर्ताओं ने भगदड़ मचाई है, एक एक कार्यकर्ताओं ने वहां जो लगे हुए लाउड स्पीकर को तोड़ के सारे कार्यकर्ता एक तरह से दौड़ के मंच पे जाते हुए, ऐसा ही सीन कुछ हम लोगों ने देखा था प्रयागराज में, ऐसा ही हमने देखा था संत कबीर नगर में। तो क्या ये भगदड़ जो आप जिसको कहते हैं, और अखिलेश यादव इसका नैरेटिव देते हैं और वो बताते हैं कि ये जो भगदड़ है वो लोगों का जोश है, और ये जो है वो एक जीत का, आप समझिए कि ये पीडीए जो है वो लोगों का जो एक उत्साह है वो एनडीए को हरा रहा है, ये जोश दिख रहा है। तो क्या यही भगदड़ या यही जो आपका कार्यकर्ताओं का जो ये आप कह सकते हैं कि एक मोस्ट इनडिसिप्लिन एक्ट आप टेलीविजन स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ये डेमोक्रेसी है, और इसी डेमोक्रेसी को लेके आप देश बदलने की बात कर रहे हैं। ये चीजें आप यूपी में देखिए कि अमूमन हर सपा की रैली में ये हो रही है। कौन सा ये आप देखिए कि किस टीवी स्क्रीन पे आपने इस तरह की बहस देखी होगी कि क्या यही लोकतंत्र हम लाने जा रहे हैं? हर कार्यकर्ताओं को अगर वहां का नेता इतना अनुशासित नहीं कर पा रहा है तो हम किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, किस विकास की बात कर रहे हैं? इस देश में अभी इतने जनसभाएं हो रही हैं, इतनी पब्लिक रैलियां हो रही है, क्या हर जनसभाओं में हर व्यक्ति पे एक पुलिसिंग वहां बैठा दे? तो आपके अपने पार्टी के कार्यकर्ता नियंत्रण में नहीं है, लेकिन दावा है कि आपकी सरकार बन रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। गजब का दावा है भाई। ठीक है, ठीक है। राहुल लाल जी आपके पास आते हैं। आरक्षण पर बहस है, लोकतंत्र खतरे में, इसको लेकर बहस है, लेकिन उंगलियां तो आप लोगों के ऊपर उठ रही हैं कि आप देखिए अभी बाइट भी चल रही है, दिखाया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, सब कह रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे। देंगे कहां से? 50% का कैप भी लगा हुआ है। निखिल जी देखिए, हमें लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी जो मंडल आयोग की सिफारिशें हैं उसको जान तो रहे हैं, लेकिन जानबूझ के भी उसे बताना नहीं चाह रहे हैं। मंडल आयोग की सिफारिश में 7,000 से ऊपर जातियां को चिन्हित किया गया था पिछड़े वर्ग के रूप में, और उसमें मुस्लिम की भी जातियां शामिल थी शुरुआत से ही। और मंडल आयोग की सिफारिशें तो चलिए 90 के दशक में लागू होती हैं। बिहार में जिनको कर्पूरी ठाकुर जी को जिन्हें भारत रत्न दिया गया है, 60 के दशक में ही जो वहां पे ओबीसी का आरक्षण लागू हुआ था, उसमें मुस्लिम समुदाय को आरक्षण जो है कि उसी समय कर्पूरी ठाकुर ने दे दिया था। तो अब तो या तो फिर भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि कर्पूरी जी को जो उन्होंने नहीं तो उसी तर्ज पर दिया था, जो कर्नाटक में जिस तरह से सभी मुस्लिम जातियों को दे दिया गया था, ये क्या उसी तर्ज पे चाह रहे हैं? नहीं, उस तरफ पे अगर कहीं पे अगर किसी सरकार को लग रही है कि यहाँ पे देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण लागू किस संकेतकों के आधार पर होता है? सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक, ये 3 संकेतक हैं, और उन 3 संकेतक के आधार पे जो जातियां आती हैं उसमें उन्हें मिलता है। प्रधानमंत्री तो इसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का भी नाम ले रहे हैं। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में जो है कि वो मुस्लिमों को आरक्षण संभव ही नहीं है, मिल ही नहीं रहा। माननीय प्रधानमंत्री जहां के गुजरात के जो है कि मुख्यमंत्री रहे थे, तो 90 के दशक से वहां पे भी जो है कि मुस्लिमों को पहले से आरक्षण मिल रहा है। तो कांग्रेस का स्टैंड क्या है? देखिए इधर उधर की बात करने के बजाय सीधे कांग्रेस का स्टैंड बताइए। क्या वो कह रही है कि ओबीसी का जो आरक्षण है उसी में मुस्लिमों को भी आरक्षण देंगे? कांग्रेस का स्टैंड मुस्लिमों को लेकर स्पेसिफिक है ही नहीं इस पूरे मामले पे। वो तो जो रूल्स रेगुलेशन से पहले से बने सुनी अभी वो 11-12 साल पुराना बाइट खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं। कांग्रेस का स्टैंड इस मामले पे पहले से यही चीज रहा है कि जो नियमानुकूल जिसका जो आरक्षण का हक है उन्हें वो आरक्षण का हक मिलना चाहिए। और जो सबसे बड़ा आरोप प्रधानमंत्री जी के ऊपर लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी के जो तमाम जो 400 सीटें पाने का मामला है, और अनंत हेगड़े जी ने जो बयान दिया, अयोध्या के लल्लू सिंह ने बयान दिया,
यहाँ पे फिर जो है कि राजस्थान से कई इनके जो उम्मीदवारों ने बयान दिया, तमाम लोगों के बयान आ रहे हैं कि भाई हमें 400 सीट इसलिए चाहिए कि हमें संविधान में बड़े फेरबदल करने हैं। क्या फेरबदल कर देंगे आपके मुताबिक? आपके मुताबिक क्या फेरबदल कर देंगे? क्या इमरजेंसी लागू करेंगे? मतलब क्या क्या लग रहा है आपको? नहीं, इमरजेंसी लागू करने की स्थितियां नहीं दिख रही, लेकिन तमाम संवैधानिक संस्थाएं पहले से दबाव में है। लग रहा है कि कहीं क्या आरक्षण के ऊपर खतरा उत्पन्न होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का रवैया हमेशा से आरक्षण विरोधी रवैया लगातार रहा कह है। रहे हैं कि हम आरक्षण को नहीं बदलेंगे, बीजेपी प्रवक्ता हैं, उनसे पूछ लेंगे। मतलब बस ये एक लाइन तो में कपोल कहूं, कल्पना वाली बात हुई ना बीजेपी कि वो ऐसा कर सकते हैं, और क्यों कर सकते हैं इसका कोई आधार नहीं है। बस एक लाइन में कहूंगा जी, पूरे 10 वर्षों में अभी भी केंद्र सरकार में 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, जो कि कांग्रेस के घोषणा पत्र का बड़ा सा हिस्सा है। तमाम जगह वैकेंसी नहीं भर रहे, परीक्षाएं लेते हैं, पेपर लीक करा देते हैं। जब सरकारी नौकरियों के भर्ती भरे ही नहीं जाएंगे तो आरक्षण कैसे लागू होंगे? प्रथम दृष्टिया यही एक शक है कांग्रेस पार्टी का कि क्या इन भर्तियों को इसलिए टाला जा रहा है कि आप आरक्षण लागू करने के लिए गंभीर नहीं है। राहुल गांधी ने कई बार इस मामले को उठाया है। ठीक है, चलिए विजय शर्मा जी ये कह रहे हैं कि भाई रिक्तियां इसलिए है क्योंकि आरक्षण लागू नहीं करना चाहते, और आरक्षण पर आपने सुना ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी संविधान बदल देगी क्योंकि 400 सीट लाना चाहती है। देखिए, राहुल लाल जी को मैं बताना चाहता हूं, तथ्य के आधार पर बात करते हैं। आप राहुल लाल जी बताइए कि अभी हमारी जो 2019 में कितनी सीटें आई थी एनडीए के साथ? 350 के आसपास हमारी सीटें आई थी। किसी ने संविधान को हाथ लगाया क्या? बिहार में भी आपने यही नैरेटिव फैलाने की कोशिश की थी जब बिहार के इलेक्शन थे 2017 में कि ये आरक्षण को बदल देंगे। जब देश के प्रधानमंत्री जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं, उन्होंने 10 बार आके टीवी के ऊपर बोला है कि अगर बाबा साहब भी अब नीचे आ जाए तो संविधान को चेंज नहीं कर सकते। और दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, ये हिस्ट्री किसकी रही है संविधान बदलने की। ये इतिहास को आप देख लेंगे तो कांग्रेस ने सबसे ज्यादा संविधान संशोधन किए हैं, संविधान बदला है, संविधान के साथ छेड़छाड़ की है और संविधान को निलंबित किया है। किस तरह से राजनीतिक विरोधियों को जेल में भिजवाया, पत्रकारों को जेल में भिजवाया। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। ये बात कहते हैं कि मुस्लिमों को पहले ही मिल रहा है। हम धर्म के आधार पर किसी भी तरह से आरक्षण देने के विरोधी हैं। आप मुस्लिम वर्ड क्यों बोलते हो? आप ईसाई वर्ड क्यों नहीं बोलते? सिख वर्ड क्यों नहीं बोलते? आप जैन वर्ड क्यों नहीं बोलते? आप बौद्ध धर्म के बारे में क्यों नहीं बोलते? आप केवल मुसलमानों के बारे में क्यों बोलते हो? आपके प्रधानमंत्री जयपुर में जहां इसी बात की थी मीटिंग थी, उसमें बोलते हैं कि माइनॉरिटी स्पेशल, फिर विशेषकर मुसलमान क्यों बोलते हैं? आपके राहुल गांधी जी, मान लिया चलो उनको पुराना है, तो पुराने से क्या हो जाता है कि आदमी की क्या कोई नीति बदल जाती है, नीयत बदल जाती है? या देश के सामने आके बोलें, कहीं भी मेरे से गलती होगी थी, वो मेरी विचारधारा थी, मैंने विचारधारा अपनी चेंज कर ली है। तो इनका जो है नीति और नियत साफ स्पष्ट आती है कि ये मुसलमानों के बारे में क्या सोचते हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। एक नहीं 10 उदाहरण है इनकी। सोनिया गांधी एनएसी की चेयरमैन बन जाती है, जो पावरफुल होता है प्रधानमंत्री से भी ज्यादा, और वो किस तरह से एक बिल लाने की कोशिश करती है और उस बिल को किस तरह से हमने विरोध किया था और किस तरह से हमने रुकवाने का काम किया था। नहीं तो वो देश का किस तरह से दूसरा बंटवारा करते। जवाहरलाल नेहरू जी देश में जो कमेटी थी उसके मेंबर थे, 3 मेंबर थे, जिन्ना था, नेहरू जी थे, एक और थे, उस कमेटी के मेंबर थे, जिससे देश का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ। तो आप मुझे बताइए, इंदिरा गांधी जी स्पेशल उसमें सेकुलरिज्म का वर्ड जोड़ती है। तो इतने सारे आप देखो, 400 सीटें राजीव गांधी जी की आई थी, तो उन्होंने किस तरह से दुरुपयोग किया उन सीटों का कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदल देते हो। वो गुजारा भत्ता जो मेरी मुस्लिम बहन थी, उसको किस तरह से अपने हकों को आदेश को आपने कितने बार बदल दिया? राहुल जी, आपके बीच में कोई बोला क्या? आप खत्म कर लीजिए, आप याद कर लीजिए, बताइए, आप याद रखिए, पॉइंट नोट कर लीजिए। जो है आप इस तरह का अच्छा नहीं लगता। मैं तो आपको तथ्य, अब आपने सरकारी नौकरी की, ये कहते हैं सरकारी नौकरी नहीं भरी जाएंगे तो आरक्षण कहां से लागू होगा? मैं इनको चुनौती देता हूं। इनके राज में 10 साल में 6 लाख सरकारी नौकरी लगी, हमारे राज में 18 लाख सरकारी नौकरी लगी। तो किसने कम सरकारी नौकरी देने का काम किया? तो आप पढ़ के आइए, तैयारी करके आइए, तथ्य के आधार पर बात कीजिए। ठीक है राहुल लाल जी, आपके पास आएंगे, लेकिन जो पॉइंट्स रेज किए गए, हमने कहा नौकरी नहीं भरी है, आपसे 3 गुना से ज्यादा हमने नौकरी दी है। तो रोजगार मेले पे रोजगार मेला लगातार हो रहा है, वो आप लोगों को दिख नहीं रहा है राहुल लाल जी, तो कैसे करेंगे? ठीक है, एक मिनट आपकी सोनिया गांधी कैसे उग्रवादियों के लिए, आतंकवादियों के लिए रात भर रोई थी? आपके ही नेता ने बताया था कि वो पूरी रात भर नहीं रोई।
किस तरह से आपका स्टैंड साफ नहीं है 370 के आधार पे। तो आप मुझे बताइए क्या आप सीएए पे अभी बताइए टीवी के ऊपर कि कांग्रेस पार्टी का क्या वो उसके ऊपर दृष्टिकोण है, वो आप नहीं बताओगे। आप खुद कहते हो, आपके नेता कहते हैं हम सीए नहीं। तो ये सारी चीजें एक चीज नहीं है, ये देश की जनता सब देख रही है, इसीलिए बार बार हमारे को मौका दे रही है। हम गरीब के, जनता के, आदिवासी के, गरीब और नारी के, युवा के, ठीक है, आप ये लगाइए कोई किसान के कोई वर्ग ऐसा छूता नहीं है जिसकी हमने सेवा ना की हो। आप युवराज हो, आप आपका पॉइंट आ गया विजय जी, मानसिकता की बीमारी बताते हो। ठीक है विजय जी, आपका पॉइंट आ गया। मैं इससे पहले कि राहुल लाल जी आपके पास आऊं, आपके पास बहुत सारी चीजें हो गई हैं जिनका आप जवाब देंगे। मैं अपने सलाहकार संपादक विनोद मिश्रा के पास आऊंगा। विनोद जी, एक और प्रश्न जो मेरे जहन में आता है और शायद बहुत सारे लोगों को आता है, मैंने अपनी रिपोर्ट में भी डाला है कि ये बार बार कह रहे हैं कि जी इंडी गठबंधन के लोग और जो सत्ता पक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी लगाते हैं और कहते हैं कि हम जीतेंगे, लेकिन इस जीत के दावे के दौरान में वो ये नहीं बताते कि हम कितनी सीटें पाएंगे। 400 वो नहीं पाएंगे ये बताते हैं। ये किस तरह की सियासत है? निखिल, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है कि अब ये देखिए कि 5वें चरण के मतदान के बाद कम से कम अब सारी पॉलिटिकल पार्टियों में एक असेसमेंट का तो दौर शुरू ही हो गया है। और जो आप अगर इस तरह से आज प्राइम मिनिस्टर मोदी का आप बिहार के दौरे में जब आप देख रहे थे चंपारण में, और वो जिस कॉन्फिडेंस से बता रहे थे कि कैसे इंडी गठबंधन का पे पस्त होती हुई दिख रही है पूरी पार्टियां, तो उसके साथ में वो इस बात को बता रहे हैं कि हम इतने सीटें फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज के बाद से 5वें फेज तक का हमारा ये कॉन्फिडेंस बढ़ा है। अब सवाल है कि ये नंबर अपना नहीं बताते। अभी आपने देखा होगा कि लखनऊ में मल्लिकार्जुन खड़गे का भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था और उसमें जब वो बता रहे थे तो वो बीजेपी का तो नंबर दे रहे थे, अरविंद केजरीवाल बीजेपी का तो नंबर देते हैं, लेकिन अपना जो 22-23 सीटें वो इलेक्शन में अपने कैंडिडेट को खड़ा किया उसका नंबर नहीं बताते कि वो कितनी सीटें पे आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, राहुल लाल जी, जब इतना ही आपकी बड़ी तैयारी थी पार्टी की, पूरे देश में 300 साढ़े 300 कैंडिडेट आप लड़ा रहे हैं और आपकी तैयारी यही थी कि आप ये देखिए कि आजादी के बाद मुझे लगता है कि कांग्रेस का सबसे लोएस्ट है ये सीटों पे जो कैंडिडेचर दिया है कांग्रेस पार्टी ने। आपके जिस तरह से 3-4 आप जगह पे देख लें, पुरी देख लें, इंदौर देख लें, सूरत देख लें, आपके कैंडिडेट लड़ने को तैयार नहीं थे। तो मैदान में तो आपके योद्धा इस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने अभी अखिलेश यादव का फुटेज अभी थोड़ी देर पहले देखा ही कि वो किस तरह से वहाँ एक भगदड़ मचती है और सारे कार्यकर्ता मंच पर आने के लिए उत्साहित दिखते हैं और इसको आप जोश बताते हैं। हम एक अलग बात कह रहे हैं कि ये देश जो है वो सिर्फ एक नैरेटिव से नहीं चलता, वो ये देश कम से कम ये एक इकोसिस्टम जो एक फ्रेम बनाता है उससे नहीं चलता। ये देश ये समझने की जरूरत है। आप एक नई चीज मैं आपको बता रहा हूं कि मैं पिछले 4-5 दिन से देख रहा हूं कि आप सोशल मीडिया पे देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर सिर्फ एक वीडियो संदेश होता है। कोई ये नहीं पूछता कि ये कौन सा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है भाई, लेकिन ये सवाल सबके मन में है कि पीएम मोदी इंटरव्यू नहीं दे रहे। आज की तारीख में कि पीएम मोदी ने कम से कम आप सोच लीजिए 50 से ज्यादा मीडिया हाउसेज को, प्रिंट से लेके चैनल को इंटरव्यू दिया है और सबने अपने अपने तरीके से सवाल रखा है और पीएम ने हर का जवाब दिया है। लेकिन आपकी शिकायत है राहुल गांधी क्यों नहीं मीडिया के सामने में है, क्यों सिर्फ एक वीडियो संदेश उनका आ रहा है, ये पूछने वाला नहीं है। तो ये पूरा इकोसिस्टम को लेके जो परसेप्शन की सियासत थी उसको इस दौर में, इस इलेक्शन में एक बखूबी से हम लोग देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इसको लेके लोगों के बीच में गए हैं और जनता के साथ में संवाद करने का आप ये दौर जो है उसमें देखिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी तक कम से कम 80 से ज्यादा बड़ी रैलियां की है, दर्जनों रोड शो किए हैं। आप कौन सा ऐसा नेता आप गिना लीजिए इंडिया गठबंधन में जिनका इतना बड़ा रोड शो कैंपेन, इतनी बड़ी रैलियां आपने इस दौर में देखा हो। लेकिन आप सिर्फ सोशल मीडिया पे आप संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, वीडियो आप मैसेज भेज के, बाइट भेज के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और लोगों को बताते हैं कि इंडी गठबंधन मुकाबले में है, कांटे की टक्कर हो रही है। तो ये कॉन्फिडेंस आपको नहीं है, इसलिए आप नंबर नहीं बता पा रहे हैं। सिर्फ आप बीजेपी का नंबर बताते हैं, एनडीए का नंबर बताते हैं। ठीक है, ये जवाब जो है राहुल लाल जी दे दें
कि आप लोगों के कितने नंबर आ रहे हैं, उनके नेता तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन आपने कुछ विश्लेषण जरूर किया होगा। तो एक तो ये कम से कम, और उन लोगों को भी बताइए कि कुछ नंबर दिया करें, ताकि ये जिसको कहते हैं कि चिकोटी काट के भाग जाएंगे लेकिन खुद नहीं बताएंगे, कुछ इस तरह की चीजें चल रही है। क्या कहेंगे राहुल लाल जी आप? देखिए, दो तीन चीज की, नंबर का मामला कहां से आ रहा है? जब प्रधानमंत्री 400 पार सीटों का जब वो दावा कर रहे हैं, तो फिर तब तमाम राजनीतिक पंडितों हर कोई अपनी व्याख्या करता है कि आखिर किस राज्य में कितनी सीटें मिल रही हैं, ये मामला चर्चा का विषय बन जा रहा है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री तो उनको कितनी मिल रही है इसका आकलन कर लेते होंगे, तो अपने को कितनी पा रहे हैं ये भी तो आकलन होता होगा। देखिए, एक साथ दो या तो सरकार में जो है कि एनडीए की सरकार बनेगी या तो इंडिया की बनेगी, एक साथ दोनों गठबंधनों की सरकार तो बनेगी नहीं। तो जो लोग ये मान रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार नहीं बन रही है, तो स्पष्ट तौर पर फिर तब अंदेशा ये है कि भाई इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। अब देखिए, दरअसल वो ये भी कहते हुए कोई नहीं दिख रहा है, ये भी आप समझिए। मैं आप बताइए, आप पूरी मीडिया छान लीजिए और आप देखिए कि वो ये भी कहते नहीं दिख रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। वो बार बार ये कह रहे हैं कि आप लोग सरकार नहीं बनाएंगे, बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी, एनडीए सरकार नहीं बनाएगी। अभी अखिलेश यादव जी कुछ दिन पहले तक कह रहे थे कि हम 79 सीटें दे रहे थे बीजेपी को, अब वो कह रहे हैं हम 80 सीटें जीतेंगे। मतलब उनकी दया प्राप्त से एक सीट जो दे रहे थे वो भी उन्होंने वापस ले ली है। तो ये किस तरह के दावे हैं, और क्या ये दावे आपको लगता है कि इस तरह से पब्लिक उसको देख रही है, सुन रही है, समझ रही है? पब्लिक जान रही है कि देखिए वो दावा नहीं है, व्यंग है। देखिए 400 लोकसभा सीटों का दावा भारतीय जनता पार्टी का भी, वो भी उसको भी पब्लिक जान रही है। और कोई भी पार्टी, चाहे वो समाजवादी पार्टी कह दे या फिर भारतीय जनता पार्टी कह दे कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें हम ही जीत रहे हैं, तो वो देखिए राजनीतिक पार्टियां वो दावा करती हैं, किस आधार पर करती हैं, हम लोगों ने देखा था। लेकिन जो अभी एक सवाल जो अभी उठाया है यहाँ पे कि भाई प्रधानमंत्री जी ने इतने बड़े बड़े जो है कि रैलियां इतनी ज्यादा की, इंडिया गठबंधन में किसने रैली की? देश की जनता ये भी जान रही है कि क्या विपक्ष को इक्वल प्लेटफॉर्म प्राप्त हुआ है? कांग्रेस के जो है कि तमाम खाते अभी भी नहीं खुले हुए हैं, तो भारी आर्थिक संकट के बीच में कांग्रेस चुनाव प्रचार कर रही है। चलिए ठीक है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, मैं समझ गया आपके पॉइंट को। बीजेपी प्रवक्ता के खाली बस 2-3 पॉइंट का एक बहुत जल्दी में, मेरे पास समय बहुत कम रह गया जी। देखिए, इन्होंने कहा कि भाई संविधान में तो उस समय जब 400 सीटें प्राप्त हुई, जब राजीव गांधी को, तो भाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदला गया। मैं मानता हूं कि वो राजीव गांधी का जो निर्णय था सही निर्णय नहीं था, नुकसान हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट के कई बड़े निर्णयों को बदला, चाहे वो दिल्ली सरकार के संदर्भ में हम लोग देखें, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के संदर्भ में देखें। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान गलत नैरेटिव मत दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश को सरकार ने नहीं पलटा है। नहीं, मैं विजय शर्मा जी को जोड़ना चाहूंगा इसमें। मैं विजय शर्मा जी से जवाब ले लेते हैं। विजय, ठीक है विजय, चलिए आपने एक पॉइंट रेज किया, विजय शर्मा जी जवाब दे देंगे जी। राहुल लाल जी, मैं चुनौती देता हूं, एक आदेश बताइए जो सुप्रीम कोर्ट का बदला हो बीजेपी ने। बिल्कुल, मैं भी बता देता हूं ना। दिल्ली सरकार के शक्तियों को लेके जो पूरा उन्होंने बंटवारा किया था कि उपराज्यपाल की क्या शक्तियां होंगी, केंद्र सरकार की क्या शक्ति होगी और दिल्ली सरकार की क्या शक्ति होगी, लेकिन उसको आपने कानून बना के बदल लिया उसको। तो वो अब ये चीजें सरकारें करती है। राहुल लाल जी, वो आदेश बदलना नहीं हुआ, वो हम कानून लेकर आए थे। हमने आदेश को नहीं पलटा, हमने आदेश पे प्रतिबंध नहीं लगाया सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि हमारे को संसद को अधिकार है कानून बनाने का। चलिए इस बहस में हम नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आप इस बहस की दिशा को कहीं और लेकर जाए। अब फिलहाल चर्चा को हम विराम देंगे। मैं सिर्फ एक जवाब देता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया। राहुल लाल जी, देखिए हम पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैं, कोई एक चीज कोई आप अगर तर्क से आते हैं तो हम इसका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। लेकिन आप अगर किसी फेक न्यूज लेके आते हैं तो ये हम लोगों की मजबूरी होती है कि उस चीज को बताएं। आप जब ने इलेक्शन कमीशन की बात कही थी, तो इलेक्शन कमीशन को लेके सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था वो कानून बनाने के लिए था, जिसको मोदी सरकार ने कानून बना के इलेक्शन कमीशन में 3 कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के लिए व्यवस्था की थी। आप ये राहुल गांधी कई बार बोल चुके हैं। तो इस तरह से इंस्टीट्यूशंस को भी आप एक तरह से ब्लेम करते हुए दिखते हैं, इस तरह से आप सुप्रीम कोर्ट पे भी ब्लेम करते हुए दिखते हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पे करने का आपका अधिकार है। तो इन सारी चीजों का मतलब आप अगर पॉलिटिकल नैरेटिव से कहेंगे
तो उस फेक न्यूज के लिए कम से कम हम ठीक लोगों है, को जवाब चलिए। देने के लिए आप मजबूर करते हैं। हाँ बिल्कुल निश्चित तौर पर। और जो आपने सुप्रीम कोर्ट का और इलेक्शन कमीशन का हवाला दिया, मुझे लगता है राहुल लाल जी भी इस चीज को जानते हैं, राहुल गांधी भी इस बात को जानते होंगे, लेकिन आप लोग इस एजेंडे को लेकर आते हैं। विजय शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विजय शर्मा जी हम इस डिबेट को खत्म कर रहे हैं, लेकिन आप प्लीज बहुत जल्दी से कुछ अपनी बात कह लीजिए। जी राहुल लाल जी, मुझे बताइए, आप चुनाव आयोग पर उंगली उठाते हो। आज चुनाव आयोग कितने ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको भी भागीदारी का मौका दिया है। नेता प्रधानमंत्री लगातार चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है, चुनाव आयोग कुछ भी नहीं कर रहा। सुनिए, देखिए आपकी लड़ाई है अब की बार 40 पार, हमारी लड़ाई है अब की बार 400 पार। तो आप वो तो 40 पार की चलिए, लड़ाई वो लड़ रहे 4 हैं। जून तय होगा। आप सभी का शुक्रिया, आप सभी का शुक्रिया। करते हैं। राहुल लाल जी आपका भी शुक्रिया, विजय शर्मा जी आपका भी शुक्रिया, और विनोद मिश्रा जी आपका भी शुक्रिया। 40 और 400 कौन जाता है ये देखने की बात होती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात तो जरूर मुझको समझ में आती है कि जो 60-70 सीटों के लिए लड़ रहा है, या कम से कम ये कहता है कि भाई पिछली बार 70 सीटें मिली थी, 64 सीटें मिली थी, वो अगर 80 के दावे करे तो समझ में आता है। लेकिन जिसको 5 सीटें मिली थी वो कहे कि हम 80 के 80 सीटें जीतेंगे, तो दावे में ज़रूर एक बार सोचना पड़ता है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के उस पार हम चर्चा करेंगे दिल्ली की सियासत की, और किस तरह से जो वहाँ पर शराब घोटाले के साथ साथ अब एक दूसरे नए भ्रष्टाचार की भी एक झलक मिल रही है। क्या है वो, ब्रेक के बाद। जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। ये है मोदी की गारंटी। कार तो काफी डैमेज हो गई। नो प्रॉब्लम, मैंने पॉलिसी बाजार को बुला लिया। सर, कार का रिपेयर और क्लेम सेटलमेंट सब हम संभाल लेंगे। इतनी जल्दी? काफी महंगा कार इंश्योरेंस लिया होगा। काफी सेव किया पॉलिसी बाजार से। पॉलिसी बाजार पे कार इंश्योरेंस कंपेयर करके 8,000 रुपए तक बचाओ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और दिल्ली के सियासत की बात करें, दिल्ली में जिस तरह से घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं उसकी बात करें, तो दिल्ली के चर्चित शराब घोटाले की कड़ी में भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की जो फॉरेन फंडिंग की बात है उसने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। आम आदमी पार्टी की फॉरेन फंडिंग ने एक नई बहस को जन्म दिया है। ईडी का भी इस पर तमाम टेक्स आए हैं। ईडी कहती है कि आपने 2014 से 2022 तक 7 करोड़ 8 लाख रुपए का विदेशी फंड प्राप्त किया, और पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट और आईपीसी की धाराओं का इसको प्राप्त करने में उल्लंघन रहा, यानी कि अनियमितताएं रही इस फंड को प्राप्त करने में। आपने यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया और यूएई से फंड जुटाने में अनियमितता की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मोदी सरकार पर हमलावर हैं और वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार ऑपरेशन झाड़ू चला रही है और हर चीज़ में वो उनको इंटरवीन कर रहे हैं। लेकिन स्वाति मालीवाल के मामले में उन्होंने चुप्पी साध रखी है। लगातार उनसे सवाल पूछे जाते हैं, वो वीडियो संदेश तो देते हैं लेकिन इस सवाल का कोई जवाब नहीं देते। उनके आवास पर उनके पीए पर एक महिला सांसद से अभद्रता और पिटाई करने का आरोप है। और दिल्ली पुलिस केजरीवाल के पीए विभव कुमार को मुंबई लेकर जा रही है। 6 लोगों की टीम है एसआईटी की जो उनको मुंबई लेकर जा रही है। विभव ने मुंबई में फोन फॉर्मेट कराकर साक्ष्य मिटाया था, ऐसा आरोप है, और अब इसी सिलसिले में वो विभव को साथ में लेकर जा रही है। स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस ने एसआईटी गठित की है और ये एसआईटी इस जांच को लगातार आगे बढ़ा रही है। आपकी मुश्किलें चौतरफा बढ़ती जा रही हैं जाहिर तौर पर, क्योंकि एक के बाद एक जो तमाम मामले हैं वो उनके सामने आते जा रहे हैं। लेकिन केजरीवाल हर बार की तरह इसे भी बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। आखिर हर चीज को बीजेपी की साजिश बताकर आगे निकल जाना, ये देखने की बात है। और आपको यहां से ले चलेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए चंडीगढ़ में। हमने पार्टी ने सोचा कि इस बार हमारे तिवारी साहब को यहां से लड़वाना, तो वो लड़ रहे हैं। लेकिन ये हरियाणा एक ऐसी जगह है, चंडीगढ़ हरियाणा मिलकर रहने से मैं इसको अलग अलग नहीं समझता, और उसके साथ पंजाब भी रहने से बड़ा मुश्किल है कि एक तरफ पंजाब है, एक तरफ हरियाणा है, बीच में चंडीगढ़ है, और एक ही बहुत ही संपन्न
स्टेटों में इसको भी गिना जाता है। लेकिन इतना संपन्न स्टेट होते हुए भी यहाँ पर भी अनएम्प्लॉयमेंट और यथास्थिति में बेरोजगारी के साथ महंगाई भी यहाँ पर भी है, सारे देश में भी है। यहाँ के बाहर के लोगों का तो ये समझ है कि यहाँ की सरकार के पास रिसोर्सेस बहुत है और अच्छी तरह से कोई किसी को बोझा न बनते हुए वो ठीक ढंग से सरकार चलाएंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 2024 में इस राज्य के ऊपर कुल 70,000 करोड़ था कर्जा। 2014 तक था। 2014 और 2024 के बीच ये कर्ज बढ़कर 3,16,000 करोड़ रुपए हो गया। तो अब देख रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ से बीजेपी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे अपनी पहली खबर पर कि किस तरह से आपका घमासान उसके गले की फांस बनता जा रहा है। रुकेंगे ब्रेक के लिए। हर घर पाइप से पहुंचाएंगे सस्ती गैस, ये है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और हम जिस तरह से बता रहे हैं कि क्या कुछ आखिर चल रहा है दिल्ली में, किस तरह से ये जो सारा मामला है वो आगे चल रहा है, इसको लेकर के हम रुक करेंगे। अपने संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, क्या आप अपडेट देंगे इस पूरे मामले में और इस पूरी जो ये कवायद चल रही है, चाहे वो फॉरेन फंडिंग का मामला हो, चाहे शराब घोटाला हो, स्वाति मालीवाल का एक मामला आ गया है, ये किस तरह से आपको लगता है कि दिल्ली की पूरी सियासत पर और आम आदमी पार्टी के ऊपर असर डाल रही है? निखिल, देखिए, जिस तरह से लगातार नए नए मामले आ रहे हैं उसमें ये कहना मुश्किल नहीं है कि अरविंद केजरीवाल सहित पूरी आम आदमी पार्टी की छवि इस समय दांव पर लगी हुई है। और जो ये नया मामला आया है ईडी का, इसमें मैं आपको बता दूं कि 7 करोड़ रुपए की एक फंडिंग का नया मामला आया है, जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार जो है दिल्ली के साथ साथ पंजाब में है। तो दोनों राज्यों में फंडिंग जो हुई है वो FCRA नियम के गलत दुरुपयोग करके 7 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ये फंडिंग का मामला है। उस पर पंजाब के एक पूर्व विधायक जो है सुखवीर सिंह खैरा, उन पर यह आरोप लगा है कि उनके अकाउंट में विदेशों से 7 करोड़ रुपए का अवैध चंदा आया है। और जब चंदा आया है तो आम आदमी पार्टी से जब ईडी ने पूछताछ की तो ईडी को जो आम आदमी पार्टी ने डिटेल्स दी है वो गलत दी है। यानी कि चंदा देने वाले का न सिर्फ नाम सही बताया है, नाम, पता, एड्रेस, व्यवसाय, किस तरीके से वो पैसा भेजा गया है और किस मद में भेजा गया है, उसकी भी मतलब जांच इस मामले में है। और बाकायदा ईडी ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है जिसमें इस बात की पुष्टि की गई है। मैं आपको बता दूं कि निखिल, ये कोई पहला मामला नहीं है। साल 2015-16 की बात करूं तो अमेरिका और कनाडा में जो आम आदमी पार्टी के जो वॉलंटियर्स थे, जो स्वयंसेवक थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए वहाँ पे फंड जुटाया था और उस फंड को उन्होंने दिल्ली भेजा था और वो गलत तरीके से फंडिंग था। उस पर ऑलरेडी इनके नाम पे केस रजिस्टर किया गया, उस मामले की जांच चल रही है। इसके अलावा आप देखिए कि मुख्यमंत्री केजरीवाल सहित जितने भी आम आदमी पार्टी के टॉप लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं ईडी के फेरे में फंसे हुए हैं, क्योंकि उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का लगातार मामला है। शराब नीति में भी जहां एक तरफ सीबीआई जांच कर रही है, वहीं ईडी भी लगातार जांच कर रही है। तो कुल मिला के जो आम आदमी पार्टी है उसकी नई मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और ये नया जो ताजा मामला है, अपनी बात कह दी। मैं चाहूंगा बहुत जल्दी से जो स्वाति मालीवाल वाला मामला है उसका अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करें।
निखिल देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये जांच बढ़ रही है उसमें नए नए खुलासे हो रहे हैं। और आज एक अहम जो खुलासा है कि मुंबई की ओर ये दिल्ली पुलिस रवाना हो गई है। एक एसआईटी टीम आज ही बनी है और वो टीम मुंबई की ओर रवाना हो गई है। उसमें जो फॉर्मेट फोन किया गया, जिसमें पुलिस ने कहा कि विभव कुमार ने फोन को फॉर्मेट किया है, तो वो डेटा कहां डंप किया गया है न सिर्फ उसकी जांच होगी, बकायदा आपको याद होगा जब स्वाति मालीवाल ने इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी तो पहली बार विभव कुमार यूपी के लखनऊ में दिखे थे। उसके बाद उनकी सेकंड लोकेशन जो अमृतसर थी और तीसरी लोकेशन मुंबई थी और तीनों जगह पर मुख्यमंत्री के साथ विभव कुमार देखे गए। तो पुलिस ये भी जांच में पता करेगी कि वो किस होटल में रुके थे मुख्यमंत्री के साथ और वहां पे किन किन गतिविधियों में शामिल रहे और क्या और किसके साथ। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया और हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। आपने तमाम अपडेट्स भी दिए और दिल्ली की सियासत से हमको रूबरू कराया। बहुत शुक्रिया अमरेंद्र। तो ये थी बात दिल्ली की सियासत की और निश्चित तौर पर जब बात केजरीवाल की होगी तो बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। आखिर स्वाति मालीवाल को लेकर उनकी चुप्पी क्यों है, और ये भी सवाल पूछा जाएगा कि आखिर विभव कुमार ने अपने फ़ोन में ऐसा क्या वो छुपाना चाहते हैं जिसको उनको फॉर्मेट करना पड़ा। क्योंकि फ़ोन का जो ये मामला है इसको समझने की कोशिश करिए कि आपको याद होगा कि मनीष सिसोदिया के पास भी कई सारे फ़ोन बरामद हुए थे। दरअसल कई सारे फ़ोन उन्होंने तोड़ दिए थे और कई सारे फ़ोन्स उनके पास थे। तो ऐसा क्या है कि आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग तमाम फोन्स जो है उसको फॉर्मेट करते रहते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।